हेलो डियर, आज हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे और बैक की क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स देखे हुए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री सबको चेंज करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सब टॉपिक से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आता रहेगा तो ठीक रहेगा आपको परीक्षा में, ठीक है, और थोड़ा मन भी बदलता रहेगा। तो आइए केमिस्ट्री में बात करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लिखा है समुद्र। क्या लिखा हुआ है? समुद्र जल के बारे में अगर समुद्र जल वर्ड देखे हैं तो एक चीज़ याद आ गया है कि बताइए कि जब जहाज किसी नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही बात है, समुद्र के जल का घनत्व जो होता है वो अधिक हो जाता है, इसीलिए नहीं। तो बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक कृत्रिम झील का नाम बताइए। कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया झील। कृत्रिम झील तो गोविंद सागर याद रखेगा, क्योंकि कृत्रिम इसलिए है क्योंकि गोविंद इंसान का नाम होता है ना, इसलिए को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए, लिखा है कि समुद्र जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अब एक बात यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए अपने लोग नमक कहाँ से खाते हैं? समुद्र से ही नमक मिलता है ना। तो कहने का मतलब आप जहाँ से नमक खाते हैं उसी पर आप आश्रित है। अगर नमक नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जहाँ से आप नमक खाते हैं उसी पर आश्रित है। जैसे अभी आप किसका नमक खा रहे हैं? आप लोग अपने पेरेंट्स का खाते हैं तो पेरेंट्स से आश्रित है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रिक बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ट्रिक बता रहे हैं। तो आप अपने जिसका नमक खाएंगे उसी पर आश्रित रहेंगे। तो इसलिए देखिए, जिसका नमक खाते हैं उस पर आश्रित है, इसलिए याद कर लीजिए, आश्रित से याद कर लीजिए आश्वन विधि। कौन विधि है? आश्वन विधि। यानी कि समुद्र के जल को जो साफ किया जाता है, क्या बोले? समुद्र जल को साफ किया जाता है। वो किस विधि के द्वारा साफ किया जाता आश्वन विधि द्वारा। प्रश्न मेरा समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछे कि क्वेश्चन ये समुद्र के जल को जो साफ किया जाता है वो किस विधि के द्वारा? आश्वन विधि द्वारा। भूलिएगा नहीं ना। तो क्या बताए हैं कि जिसका नमक खाएंगे। देखिए अभी आपने माता पिता का नमक खाते हैं तो आपके माता पिता को आप पर आस होगा कि नहीं होगा कि हमको बूढ़ा में हमको खिलाए पिलाए मदद करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए समुद्र के जल को किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग शुद्ध करते हैं? आश्वन विधि के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? आश्वन विधि के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा। याद हो गया होगा ना। चलिए अगला है एमोनेल। क्या लिखा हुआ जरा बोलिएगा? एमोनेल। फिर से बोलिए। एमोनेल जो है ये आपको कह रहा है कि एमोनेल जो है वो किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण मतलब किसका मिलावट है उसमें? तो देखिए इसमें है एल्युमिनियम पाउडर है। क्या है? एल्युमिनियम पाउडर है और अमोनियम नाइट्रेट है। क्या सब जल्दी बताइएगा जरा। एल्युमिनियम पाउडर नाइट्रेट का। अब इसको ऐसे बोलिए आप लोग, एमोनेल मिश्रण है, ऐसे इसको ऐसे बोलना है, एमोनेल एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। बोलिए। आप लोग स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, देख करके स्पष्ट बोलिए, फटाफट से इसको बोलिए, स्पष्ट बोलिए, 2-4 बार बोलिए। देखिए इस प्रश्न को याद रखने का ट्रिक यही है, आप लोग रटते हैं तो नहीं रट पाते, भूल जाते हैं। तो देखिए इसको बोलिए एमो। तो देखिए ए से हो गया एल्युमिनियम हो गया, अब मो से मोनियम हो गया। बोलिए ए से एल्युमिनियम, अब मो से मोनियम। तो मोनियम से याद आ जाएगा ना अमोनियम। देखिए यहाँ पर ट्रिक आराम से लग जाएगा। ए से एल्युमिनियम, अब मो से मोनियम, तो मोनियम से याद कर लीजिए अमोनियम, ठीक है। तो अब बोलिए तो मिला करके कि एमोनेल एल्युमिनियम पाउडर। बोलिए ना, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट। क्या क्या चीज का मिश्रण है? एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण। बोलिए एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। अब प्रश्न के साथ बोलिए बिल्कुल पर पुनः फिर से बोलिए आप लोग, नाइट्रेट का मिश्रण है। अब ये बताइए आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? बताइए ये प्रश्न क्या था? एमोनेल किसका मिश्रण है? क्या था प्रश्न? बताइए आप लोग किसका मिश्रण है? ट्रिक क्या बताए हैं? मोनियम मतलब अमोनियम। बात समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। लिखा है कि मोमबत्ती, कल प्रश्न पूछे थे आप लोगों को, बता दीजिए फटाफट से कि मोमबत्ती का जलना आपको कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन और उसमें प्रकाश का मतलब। ठीक है, तो प्रश्न आपको ये नहीं पूछ रहे थे हम कि कौन सा परिवर्तन है। वैसे आप लोग ये बताइएगा
कि दही का जमना कौन सा परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग खोज करके दूसरे जगह से। तो यहाँ अभी प्रश्न आपको हम ये पूछ रहे थे कि मोमबत्ती जो है मोमबत्ती वो कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा में बदलता है। कल बताए थे, बताइए। रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि प्रकाश देता है ना। बात समझ में आ गया आप? ठीक है, तो मोमबत्ती जो है वो मोमबत्ती देखे ना आप लोग जो जलाते हैं, तो मोमबत्ती जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मतलब मोमबत्ती किस किस चीज़ का मिश्रण है। तो बोलिए पैराफिन मोम का, पैराफिन का तो बताइए आप लोग कि मोमबत्ती जो है वो किन किन चीज़ों का मिश्रण है। एसिड का, पैराफिन मोम का और एसिड का। ठीक है, मोमबत्ती जो है वो किन किन चीज़ों का मिश्रण है। पैराफिन मोम का और स्टीन एरिक एसिड का, पैराफिन मोम और स्टीन एरिक एसिड का। बोलिए क्वेश्चन के साथ बोलिए। मोमबत्ती पैराफिन मोम और स्टीन एरिक एसिड का मिश्रण है। ठीक है, फिर से बोले एक बार। मोमबत्ती बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब है आगे कि 45%। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो एक बार फटाफट से पहले ये बता दीजिए आप लोग कि समुद्र का जो जल है उसको हम लोग किस विधि से शुद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब ये बताएंगे आप लोग कि मोमबत्ती जो होता है, क्या चीज़, मोमबत्ती जो होता है वो किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है। पैराफिन मोम और स्टीन एरिक एसिड का। ठीक है, आगे चलिए। 45% जल वाले एथेनेल को कहते हैं। 45% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? 45% जल वाले जो एथेनॉल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बताएंगे आप लोग ये क्वेश्चन कि 45% कितना प्रतिशत है? 45% जल वाले एथेनॉल को, किसको? एथेनॉल को हम लोग कहते हैं। तो इसको ऐसे प्रश्न बना करके पढ़िए कि 45% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। प्रश्न कैसे पढ़िएगा? 45% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। प्रश्न ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो उसको कहते हैं परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? अंग्रेजी में उसको रेस्टिफाइड स्पिरिट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेस्टिफाइड स्पिरिट। चलिए तो इसको आप लोग याद रखिएगा और 2-4 बार इसको रटिए फटाफट से कि ऐसे रटिएगा। 45% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ऐसे बोलिएगा, फिर से सुन लीजिए। 45% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। रटिए 2-4 बार जल्दी से। चलिए आपका अगला प्रश्न है पीतल। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए आप लोग कि पीतल का अंग्रेजी जो होता है वो ब्रास होता है। क्या होता है? ब्रास। ऐसा सोच लीजिए कि पीतल का जो कोई सामान होगा ना आपके घर में तो उसको ब्रश से साफ करेंगे। इसलिए याद कर लीजिए कि पीतल का अंग्रेजी क्या होगा? ब्रास। अच्छा, अब देखिए पीतल का यहाँ कह रहा कि पीतल एलोय है। एलो अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उसको मत समझिए, आप ये समझ लीजिए कि पीतल जो है सो आपको पीतल का मिश्रण पूछ रहा है कि पीतल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो पीतल जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तांबा है और दूसरा क्या है? जस्ता है। तांबा में आपको यहाँ पर चंद्र बिंदु होगा तो तांबा है और जस्ता है यानी कि जिंक है। जस्ता को ही हम लोग जिंक भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सूत्र की दृष्टि से देखें तो आप याद रखिएगा तांबा को हम लोग Cu कहते हैं। क्या कहते हैं? Cu कहते हैं और Zn कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तांबा और Zn, तांबा और Zn, तांबा और Zn। बताइए कि अगर आपसे पूछे कि पीतल जो है वो किन किन चीज़ों का मिश्रण से बना है, अगर आपको याद नहीं रहे तो एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हम नोट लिख देते हैं। देखिए बस ये याद रखिएगा, पीतल तो ताज। क्या याद रखिएगा? पीतल तो ताज, यानी कि किसी के सर का ताज अगर हम लोग बनाएंगे तो वो पीतल का बनाएंगे। बस ये याद रखिए। इसलिए पीतल का ट्रिक क्या बोले? ताज। ताज से हो जाएगा, ताज से तांबा और जिंक। जस्ता बोलिए, जिंक बोलिए, जो बोलिए आप, बात बराबर है।
बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि तांबा का सूत्र क्या होता है? तो Cu होता है ना, Cu होता है। और जिंक का क्या होता है? है ना, तांबा का Cu और जिंक का Zn होता है, या उसी को हम लोग जस्ता भी कहते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो बताएंगे आप लोग फटाफट से एक बार कि पीतल किन किन चीजों का मिश्रण है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया हुआ, परमाणु रिएक्टर में जो प्रयोग किया हुआ रहता है यूरेनियम का आइसोटोप, वो कौन सा आइसोटोप रहता है? बात समझ में आ रहा है? तो वो रहता है आपको U, देखिए U लिखा हुआ है ना, U-235 और नीचे में 92, ये याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में जो आपको यूज किया होता है वो क्या होता है? तो U-235 और नीचे में 92, यानी कि 92। क्या याद रखिएगा? देखिए जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वही ना ऊपर रहेगा, इसलिए जो ज्यादा मात्रा वाला होगा वो उसको ऊपर कर दीजिएगा, जो कम वाला होगा उसको नीचे कर दीजिएगा। तो बताइए U बराबर ऊपर में क्या लिखिएगा? 235 और नीचे में क्या लिखिएगा? चलिए याद हो गया। तो बताइए कि यह जो है यूरेनियम का आइसोटोप है, U-235 और 92 क्या है? तो यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम का आइसोटोप है। बात समझ में आ गया? अब बताइए कि यूरेनियम का यह आइसोटोप है U-235 92, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में। कहाँ पर यूज किया जाता है? फिर से बोलिए आप लोग, कहाँ पर यूज कर रहे हैं? परमाणु रिएक्टर में आपको U-235 और 92 का यूज किया जाता है। आगे है दिया सलाय। अब बताइए आप लोग, दिया सलाय जो आप लोग जलाते हैं, तो सलाय जो आप जलाते हैं तो उस पर जो है सो लेप जो लगा हुआ रहता है लाल कलर का, और काठी जो होता है जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, उस पर क्या चीज रहता है? उस पर फास्फोरस रहता है। और देखिएगा उसका कलर कैसा रहता है? लाल कथिक टाइप पर रहता है। तो चलिए याद रखिएगा कि दिया सलाय का जो नोक होता है, मतलब वो जो तिल्ली जो होता है ना, बात समझ में आ रहा है? तो वो तिल्ली जो है आपको वो क्या चीज का बना होता है? लाल फास्फोरस का। हमको लगता है कि आप लोग भूलिएगा नहीं, इसलिए नहीं भूलिएगा कि वो तिल्ली पर तो लाल लाल रहता ही है, साथ में आपको जो तिल्ली इस पर मसाला जो रहता है वो भी लाल लाल ही रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप याद रखिएगा कि दिया सलाई के नोक में जो होता है वो क्या होता है? लाल फास्फोरस। बहुत अच्छा। अब आगे चलिए, लिखा है कि मसाला अर्थात मोर्टर, मसाला उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोर्टर कहते हैं। कि वह जो एक मिश्रण होता है वो किन किन चीजों का मिश्रण होता है? जल का, बालू का और बुझे हुए चूना का। किस किस का? जल का, बालू का और मसाला यानी कि मोटर किस किस का मिश्रण होता है? जल का, बालू का और बुझे हुए चूना का। फिर से एक बार बताइए आप लोग, क्वेश्चन के साथ बोलिए कि मसाला, जल, बालू और बुझे हुए चूना का मिश्रण होता है। बोलिए। अब मसाला को छोड़ करके मोर्टर बोलिए। मोटर, जल, बालू और बुझे हुए, वायु नहीं है, बालू है, रेत। ठीक है, मोर्टर, जल, बालू और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। बोलिए फिर से। बताइए कि मोटर का हिंदी नाम क्या है? मसाला है। अब बताइए कि दिया सलाई में जो यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? आपसे पूछे कि लाल फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा घोरन के जिसको आप घोरन बोलते हैं, लाल चींटी, उसको लाल नहीं रहता है, उसी को मार करके तब बनाया जाता है ये लाल फास्फोरस। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा आप लोग कि लाल फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? तो लाल चींटी से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है कठोर जल। अब कठोर जल क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। आप देखिएगा, अभी आप घर में जो कपड़ा खींचते हैं, कपड़ा धोते हैं, धुलाई करते हैं, तो साबुन या सर्फ जो उसमें डालते हैं तो पानी में क्या होता है? फेन आता है, मतलब फेन आ जाता है। लेकिन वो पता है अगर कठोर जल में, जैसे कि आप दिल्ली, एक बार की बात बताते हैं, दिल्ली हम गए थे, वहाँ यमुना का पानी आता था, और वो जो यमुना का पानी था उसमें आप कितना भी साबुन रगड़ दीजिएगा, सर्फ डाल दीजिएगा, लेकिन उसमें फेन नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि फेन किस पानी में नहीं आता है? तो कठोर जल में। कठोर जल में फेन नहीं आएगा, मतलब कि झाग नहीं बनता। फेन को झाग कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि किस जल में झाग नहीं बनता है? कठोर जल में। कठोर जल का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? यमुना का पानी नमकीन लगेगा तो वही कठोर जल कहलाता है। बात समझ गए? तो कठोर को कोमल बनाने के लिए क्या क्या आता है उसको समझ लीजिए। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, कठोर जल से अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकाल देगा ना, तो उस प्रक्रिया को कहता है जल मृदुकरण। क्या कहते हैं?
एक बार फिर से समझिए कि कठोर जल में से अगर कैल्शियम को और मैग्नीशियम को निकाल दे, किसको निकाल दे? निकाल दे तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है? उसका नाम है जल मृदुकरण। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जल को कठोर होने का क्या क्या कारण है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपलब्धता, क्योंकि उसमें उपलब्ध था, फिर उसको निकाल लिए। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? जल मृदुकरण। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? जल के कठोर होने का कारण क्या था? बिल्कुल सही। अगर आपको पूछ दे कि जल को कठोर करने के लिए क्या क्या मिलाएंगे? बिल्कुल। अगर कहेगा कि जल में से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? चलिए, समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, तो बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि खरीददारी, क्या लिखा हुआ है? खरीददारी के उद्देश्य से कैरी बैग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कैरी बैग बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री जो है, सामग्री बहुलक होता है क्या चीज का? तो एथिलीन का बहुलक होता है। एथिलीन का बहुलक होता है। खरीदारी के उद्देश्य से कैरी बैग बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री किसका बहुलक होता है? एथिलीन का बहुलक होता है। एथिलीन को हम लोग पॉलीथीन भी कह सकते हैं। एथिलीन को क्या कह सकते हैं? पॉलीथीन भी कह सकते हैं। तो खरीदारी उद्देश्य से कैरी बैग बनाने के लिए, तो यहाँ पर प्रश्न ये समझिए, खरीदारी के उद्देश्य से इसको कट कर देना है। आप लोग को ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये पढ़ना ये चीज़ है कि कैरी बैग बनाने के लिए, पढ़िए आप प्रश्न, आप हल्का कर दिए। कैरी बैग बनाने के लिए बहुलक होता है, तो एथिलीन का या पॉलीथीन का बहुलक होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस जो है वह कैसा गैस है? तो हाइड्रोजन गैस जो है यह जलने वाला गैस है, मतलब इसको ज्वलनशील गैस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना? ज्वलनशील मतलब जो जलने वाला हो। जैसे ये कपड़ा जलने वाला है कि नहीं है? ये लकड़ी जलने वाला है कि नहीं है? तो इसको हम लोग ज्वलनशील कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसा गैस है? देखिए, जो जलने वाला पदार्थ होगा उससे हम लोग हटिए कर रहेंगे ना, डर के रहेंगे ना, इसलिए हाइड्रो मतलब डर के रहेंगे, इसलिए जलने वाला गैस यानी कि ज्वलनशील गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है ये बताइए? H2 होता है। क्या होता है? H2। तो बताइए कि हाइड्रोजन में यदि ऑक्सीजन को मिला दे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आपका कहना सही है, लेकिन H2 में अगर O2 मिला देंगे तब क्या बनेगा ये बताइए? H2 में O मिला देंगे तो क्या होगा? H2O यानी कि जल। H2 मतलब जल होता है ना, जल बनेगा। वही तो पूछ रहे थे आपको हम, ठीक है? तो देखिए, अगला लिखा है कि सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन। देखिए, सोडियम धातु जो है ना वो आपको जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन बना देता है। सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। बात समझ में आ रहा है? सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन। तो बताइए कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। बताइए कि H2 में अगर O मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो बताइए कि जल को कठोर बनाने के लिए क्या क्या मिलाएंगे? मैग्नीशियम और कैल्शियम। बताइए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम निकालने की विधि को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है ओजोन होती है। बताइए, सबसे पहले हम बैक के क्लास में पढ़े थे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ओजोन जो है सो बताइए कि ओजोन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए कि ओजोन जो है अपने सबको किन किरणों से बचाता है? किरणों से बचाता है, ठीक है? तो ओजोन में देखिए इसका सूत्र है O3। तो O3 का मतलब इसमें केवल ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, तो वही तो बता रहा है कि ओजोन होती है क्या चीज? तो केवल ऑक्सीजन। अगर आपको पूछ दे कि H2O होती है तो H2 में क्या सब होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें O3 की, तो O3 में केवल ऑक्सीजन तो है। बात समझ में आया? ये याद करने की चीज नहीं है। चलिए अब आगे है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? अभी जस्ट पढ़े थे कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप कौन सा है? तो U-235 और नीचे में 92। वही क्वेश्चन फिर रिपीटेशन हो गया। अगर वहाँ पर उस प्रश्न को अच्छा से नहीं पढ़ते
तो यहाँ पर लगता है आपको क्या लगता है भाई कि हम नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर से। इसलिए देखिए वही चीज़ आ गया कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप जो है वह कौन सा आइसोटोप है? U-235 है। वो कौन सा आइसोटोप है? U-235। चलिए अब आगे प्रश्न आ गया। ये प्रश्न पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि कार या कोई भी गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ रहता है उस बैटरी में कौन सा अम्ल रहता है? कौन सा अम्ल रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। और जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। साथ में एक बात और याद रखिएगा, इसको रसायन का राजा भी कहा जाता है। क्या कहता है? रसायनों का राजा भी कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक। ठीक है। तो कार के बैटरी कहे या मोटरसाइकिल का बैटरी कहे, मोटरसाइकिल में देखा शुष्क सेल रहता है ना, ये इसका बैटरी बोल दे, जैसे ट्रक का बैटरी बोल दे, जिस बैटरी में मतलब पानी दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उस बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग क्या आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सूत्र क्या होता है? चलिए याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर को, किसको? प्राकृतिक रबर को। रबर का पेड़ देखे हैं आप लोग? नहीं देखे? रबर का जो पेड़ होता है, तारी का पेड़ जो है खजूर का, उसी के जैसा होता है। जैसे तारी निकलता है ना, उसी तरह से रबर भी निकलता है और उसको मशीन में जाकर के रिफाइन करके तब बनता है रबर, जो आप बाल में लगाते हैं या कहीं भी, मतलब रबर का जो यूज़ होता है। च्युइंगम सब जो होता है, च्युइंगम, उसमें रबर की भी कुछ मात्रा सब रहती है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक रबर जो है, जो पेड़ से निकलता है तो बहुत लूज रहता है, ठीक है ना, लेकिन उसको कड़ा बनाया जाता है, उसको टाइट बनाया जाता है। तो उसको जो कड़ा बनाया जाता है मतलब कि अधिक मजबूत बनाया जाता है ना, या उसको जो उच्छल बनाया जाता है उसमें क्या मिला करके? सल्फर मिला करके। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अब आप लोग प्रश्न के साथ आंसर फटाफट से बोलिए कि प्राकृतिक रबर को मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर मिला देगा तो टाइट हो जाएगा, मतलब कड़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि रबर सब था पहले, रबर सब था ज़्यादा लूज था, मतलब कि ज़्यादा फड़फड़ा रहा था, इसलिए उसमें सल्फर मिला दिया। इसका क्या हो गया? वो सील हो गया, मतलब इसका ज़्यादा मतलब जरूरत नहीं करना, मजबूत हो गया। इसलिए याद रखिएगा कि रबर को अधिक मजबूत करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? सल्फर का सूत्र क्या होता है? S8 होता है। क्या होता है? और इसको हम लोग गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक भी कहते हैं। तो बताएंगे आप लोग कि सल्फर का सूत्र क्या होता है? सल्फर का दूसरा नाम क्या है? गंधक। क्या है? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सल्फोनिक अम्ल, क्या लिखा हुआ है? सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। तो आप लोग इसको प्रश्न कैसे पढ़ेगा? क्या कहते हैं? सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब सर्फ जो आप यूज़ करते हैं उसी को तो डिटर्जेंट बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। क्वेश्चन सब कुछ नया नज़र आ रहा है आप लोग को, इसलिए आपको रटना ही पड़ेगा। दूसरा गुंजाइश नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और इससे भागना भी नहीं है कि सर हमको ये समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है हम जानते हैं, लेकिन आपको रट जाना है। इतना अच्छा तो वैसे हम पढ़ा ही देते हैं आप लोगों को पहले, ठीक है। तो बताइए कि सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं, यानी कि सर्फ जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक बार प्रश्न के साथ आप लोग पढ़िए कि सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? ऐसे पढ़िए, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को डिटर्जेंट कहते हैं। पढ़िए तो 4 बार। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है श्वेत फास्फोरस। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद, उजला। उजले फास्फोरस को सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब कि श्वेत फास्फोरस को हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? अब बताइए कि इसके अलावा कौन सा और ऐसा कोई पदार्थ है जिसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं? सोडियम। क्यों? क्योंकि उसमें जीवता के बहुत अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि ये बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील है, जिसके कारण से वह वातावरण में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह जो है उसमें आग पकड़ लेगा। इसलिए उसको हमेशा सोडियम तेल में, मतलब इसमें कौन तेल बोले? केरोसिन तेल, मतलब मिट्टी तेल में हमेशा डुबा करके रखते हैं। किसको? सोडियम। बताइए किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि श्वेत फास्फोरस को हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? केरोसिन में, ठीक है। आगे है कि मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, और पारा का जो सूत्र होता है, रासायनिक संकेत होता है, क्या होता है? Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। तो देखिए पारा जो है यानी कि मरकरी जो है, यह आपको
क्या है? मरकरी क्या है? एक द्रव धातु तो है। यह एक द्रव धातु है। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो थर्मामीटर को फोड़ दीजिएगा। आप लोग किसको फोड़ दीजिएगा? थर्मामीटर को फोड़ने के बाद देखिएगा कि उसके अंदर में जो चमकीला पदार्थ रहता है, जो कि बैक क्लास में हम चर्चा किए थे, उसको जब पकड़िएगा तो पकड़ेबे नहीं करेगा आपसे, क्योंकि जितना पकड़ते जाएगा उतना वह नहीं टूटता जाता है। वो तो लिक्विड टाइप पर आता है, मतलब द्रव टाइप पर, पानी की टाइप पर वो रहता है। जैसे पकड़िएगा ना तो फूट जाएगा, 2-4 भाग में बढ़ जाएगा, फिर पकड़ेगा तो 2-4 भाग में बढ़ जाएगा वो। इसलिए याद रखिएगा कि लिक्विड टाइप पर आता है। लिक्विड मतलब पानी टाइप पर, द्रव, लिक्विड मतलब द्रव होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मरकरी जो रहता है पारा, उसमें जो रहता है किसमें? थर्मामीटर में। तो वो जो हम लोग जो मापते हैं तो उसके अंदर में जो रहता है, तो जैसे टेम्परेचर होता है भागता है ना, अगर ठोस होता तब तो नहीं भागता, द्रव है तो वही द्रव भागता है। नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया? हम आपको पूछते हैं कि ये कलम क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस है। ठोस। बस वही तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि पारा जो है वो क्या है? तो पारा द्रव है। बात समझ गए? पारा क्या है? द्रव धातु है। कौन सा धातु है? द्रव धातु है। बात समझ में आया? अब चलिए, लिखा है कि किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसकी मात्रा? शीशे की मात्रा। शीशा का मात्रा कहता है कि अधिक किसमें पाया जाता है? तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। किसमें? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे बोलिए कि उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो 4 बार बोलिए। आगे लिखा है आधुनिक चर्म शोधन, चमड़ मतलब चमड़ा, चमड़ मतलब आधुनिक चमड़ शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है? ठीक है, मतलब कि देखिए, चमड़ शोधन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? चमड़ा का मतलब जैसे गाय सब जो लोग खाते हैं, और वो जो चमड़ा जो यहाँ से जाता है, तो उस चमड़ा का क्या होता है? कहीं पर फेंक दिया जाता है? नहीं, उसको लेकर के जाता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में उसका शोधन होता है। शोधन मतलब प्यूरीफाई होता है उसका, रिफाइन जो बोलते हैं, रिफाइन, उसका रिफाइन होकर के फिर उसका आपको विभिन्न तरह का पदार्थ बन जाता है। तो वही कहता है कि उसमें एक गैस का, एक धातु का यूज किया जाता है। वो जो धातु है वो बड़ी ही विषैली होती है, मतलब खतरनाक जहरीला होती है। विषैला मतलब जहरीला, विषैला मतलब जहरीला। तो कहता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो जहरीला होता है? तो क्रोमियम। बोलिए कौन सा है? क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। तो बताइए कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है? कहाँ पर क्रोमियम का यूज किया जाता है? फैक्ट्री में। कैसा फैक्ट्री में? चर्म शोधन फैक्ट्री में। किसमें? चर्म मतलब चमड़ा। जहाँ चमड़ा का शोधन होता है उस फैक्ट्री में इस धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है क्रोमियम। अगर आपसे पूछ दे कि क्रोमियम क्या है तो क्या कहिएगा? क्रोमियम एक धातु है जो कि मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए अत्यधिक विषैला है, और इसका उपयोग जो है सो चर्म शोधन फैक्ट्री में किया जाता है, यानी कि चर्म शोधन उद्योग में किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? अगला प्रश्न है आपका, यूरेनियम अंततः मतलब अंतिम रूप में या अंतिम रूप से यूरेनियम किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? कहता है कि यूरेनियम जो है अंततः मतलब सबसे अंत में किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाएगा भाई? सीसा में। यानी कि यूरेनियम जो है वह आपको किस मतलब अंततः मतलब क्या हुआ? अंतिम में। जैसे कि आपको हम बताते हैं, देखिए, दूध है, पहले दूध आपको कहीं से खरीद के लाए, उस दूध को अगर आप उबाले तो क्या बन गया? उबालने के बाद मतलब गर्म, उबालने के बाद उसमें गर्म हुआ और उसमें छाली बनता है। छाली बनता है, और वो छाली बनने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं? निकाल के घी के रूप में। घी के रूप में। क्या घी के बाद भी कुछ बनता है? नहीं बनता है। इसलिए याद रखिएगा आप कि ये जो है आपको दूध का सबसे अंतिम उत्पाद क्या बना? घी। उसी तरह से याद रखिए आप, अभी किसका बात कर रहे थे? शीशे का। नहीं, यूरेनियम का। यूरेनियम जो है अंततः मतलब अंतिम में क्या बन जाता है? शीशा बन जाता है। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? शीशा का आइसोटोप बन जाता है। किसका बन जाता है? शीशा का आइसोटोप बन जाता है। मेरा बात शायद समझ में नहीं आया। मतलब यूरेनियम का जैसे दूध का शोधन बार बार हुआ तो सबसे अंतिम में घी बना ना, तो उसी तरह से यूरेनियम का जब ये शोधन होता है तो शोधन होने के बाद सबसे अंतिम में जो बच जाता है वो आपको किसका आइसोटोप बनता है? शीशा का आइसोटोप बनता है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी
आ गया समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है कि फॉस्फर प्रापट, बोलिए फॉस्फर प्रापट, छाया, आच्छाद, इलेक्ट्रॉन गन तथा गैस प्लाज्मा में से कौन सी CRT का हिस्सा नहीं है? तो इसमें इतना आपको नहीं याद करना है, ठीक है, इस सब को कट कर दीजिए। इसमें इतना ही याद कीजिएगा कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। तो गैस प्लाज्मा जो है वो नहीं है, तो ये नहीं याद करना है आपको, इसको नहीं याद करना है। आपको याद करना है कि कौन सा CRT का हिस्सा है, नहीं को काट देना है। कौन सा CRT का हिस्सा है? तो एक याद करना है फॉस्फोर प्रपट, एक याद करना है छाया आच्छद, एक याद करना है इलेक्ट्रॉन गन। बाकी ये सब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बताइए क्या पढ़ने के लिए बोले हैं? पढ़ने के लिए बोले कि कौन सा CRT का हिस्सा है, ठीक है। तो कौन सा को भी काट दीजिए, बस इतना याद रखिएगा CRT का हिस्सा है। तो CRT का हिस्सा क्या सब है बताइए? फॉस्फर प्रपट, फिर से बोलिए क्वेश्चन के साथ, CRT का हिस्सा है। फिर से बोलिए CRT का हिस्सा। तो CRT का हिस्सा 3 को हम लोग याद किए, फॉस्फर प्रपट, छाया आच्छद, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इतना चीज़ जो है ये आपको CRT का हिस्सा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। रबर, रबर बोलने से एक प्रश्न याद आ गया कि रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है बताइए? मैग्नीशियम नहीं, सल्फर मिलाया बताए थे ना कि रबर सब ज़्यादा फरफराएगा तो उसको बांध देगा, इसलिए सल्फर मिलाया था। क्या मिलाता है? सल्फर का सूत्र क्या होता है? 8 होता है। अब बताइए सल्फर का दूसरा नाम क्या है? चलिए अब आगे है कि रबर जो है, रबर शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन में कौन सा विद्युत का सुचालक है? अब देखिए ज़रा इसको समझिएगा, इस सब को कट कर देना है, इस सब को कट कर देना है, ठीक है ना। बेंजीन, बस इसको भी कट कर देना है, इस सब को यहाँ से कट कर देना है, आंसर को भी कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए, बेंजीन विद्युत का सुचालक है, बस इतना याद रखिए। बेंजीन क्या है? मतलब क्या हुआ, मतलब जरा समझ लीजिए। बेंजीन जो होता है ना, जैसे कि पानी विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, सुचालक समझ लीजिए पहले क्या होता है। जैसे कि ये बाल्टी है, बाल्टी के एक तरफ किसी भी जगह पर एक आप लाइन में बिजली लगा दीजिए और तार को इसमें डुबा दीजिए। आप उस पानी में हाथ डुबाइए, क्या होगा आपको? करंट लगेगा। तो जिसके माध्यम से करंट पास कर जाए उसको सुचालक कहेंगे, और जिसके माध्यम से करंट पास नहीं करे उसको सुचालक। जैसे कि इनके बॉडी में अगर हम करंट यहाँ पर लगाए तो क्या इनके हाथ में लगेगा? लगेगा, पूरे शरीर में लगेगा। इसलिए यानी मानव शरीर जो है वो भी आपको सुचालक है। क्या बांस में लगाएंगे, सूखा हुआ बांस में लगाएंगे तो लगेगा? कच्चा बांस में लगाएंगे तो लगेगा। अच्छा बताइए कि क्या ये लोहे के बेंच में लगाएंगे तो लगेगा? लग जाएगा। यानी कि लोहा विद्युत का सुचालक है। अच्छा आप जो पेंसिल से लिखते हैं बताइए वो सुचालक है कुचालक है? सुचालक है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि उसमें क्यों सुचालक बनता है वो, क्योंकि उसके अंदर में ग्रेफाइट रहता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है ना। ग्रेफाइट बात समझ में आ रहा है? काला जो रहता है वो ग्रेफाइट रहता है, ठीक है। तो बताइए कि अगर आपसे पूछे कि बेंजीन विद्युत का सुचालक है कुचालक है? क्या चीज है सुचालक? बेंजीन। क्या चीज है? बेंजीन। अब समझ में आ गया ना। चलिए आगे प्रश्न है, यदि किसी चम्मच को, किसको भाई? चम्मच को। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? तो चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। कहता है यदि किसी चम्मच के निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? देखिए क्या करा कि यदि चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो, मतलब चम्मच को जो है वो निकेल से विद्युत लेपित करना है। किसको, किससे करना है? चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना है तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? तो चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा, ठीक है। तो बताइए किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो आप चम्मच के साथ क्या करेंगे? एनोड बनाना होगा। तो इसको आप लोग रटिए फटाफट से बोलिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम और छौर क्रीम से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए कि यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या कीजिएगा आप?
चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ठीक है। अब जो आपका अगला प्रश्न है कि पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम और छौड़ क्रीम में से जेल का उदाहरण क्या है? तो चेहरे का क्रीम। देखिए इतना कुछ भी नहीं याद करना है आप लोगों को। जेल का उदाहरण तो चेहरे का क्रीम। चेहरे का क्रीम है ना, इसको भी नहीं याद करना है, इस सब को हटा दीजिए। ठीक। जेल का उदाहरण कौन सा है? तो चेहरे का चेहरे का क्रीम, बस इतना याद रखना है। जेल का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए जेल में जो जाइएगा तो चेहरा पर क्रीम सब लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जेल में तो खाना पीना मिलेगा कम, तो चेहरा को अच्छा लगने के लिए क्रीम तो लगाना पड़ेगा ना। इसलिए याद कर लीजिए कि जेल का उदाहरण कौन सा है? जेल का उदाहरण कौन सा है? चेहरे का क्रीम है। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न है संगमरमर चाक लिखा हो, जिसको चौक कर दीजिए, चौक होगा। संगमरमर, चौक, चूना तथा बुझा चूना में सबसे अलग कौन सा है? विषम का मतलब क्या हुआ? सबसे अलग। ठीक है ना। देखिए संगमरमर, चौक, चूना, बुझा हुआ चूना, इसमें सबसे अलग कौन सा है? संगमरमर है। ठीक है। तो कौन कौन सा है इसको पूरा ये हिसाब से इसको रटिए थोड़ा, काहे कि ऑप्शन के हिसाब से रहेगा ये वाला क्वेश्चन। संगमरमर, चौक, चूना, बुझा चूना। देखिए सीरियल से रटिए। संगमरमर, चूना। देखिए संगमरमर, चौक, चूना, बुझा हुआ चूना, ऐसे रटिए। संगमरमर, चौक, चूना, बुझा हुआ चूना। देखा फिर से रटिए। संगमरमर, चौक, संगमरमर, चौक, चूना, बुझा हुआ चूना। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? संगमरमर है। बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है बायोडीजल। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो देखिए बायोडीजल के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो बताइए। ट्रांसस्टीरिफिकेशन। बोलिए तोड़ के बोलिए। हम कैसे बोले हैं? हम जैसे तोड़ के बोले वैसे बोलिए। ट्रांसस्टीरिफिकेशन। ट्रांसस्टीरिफिकेशन। अब एक साथ बोलिए। ट्रांसस्टीरिफिकेशन बोलिए। तो किसके उत्पादन में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसस्टीरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसस्टीरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताइए तो ट्रांसस्टीरिफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है? तो बताइए। अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो बताइए कि संगमरमर, चौक, चूना, बुझा हुआ चूना में सबसे अलग कौन सा? संगमरमर का यदि आपसे कोई सूत्र पूछ दे तब क्या होगा? बताइए। इसको से पूछे, इसको याद होना। कमेंट्स करके बताइएगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो एक बार बताइए कि पनीर, दूध, चेहरे के क्रीम और छौड़ क्रीम में क्वेश्चन तो बोले नहीं। जेल का उदाहरण कौन सा है? ठीक। क्या बताए थे? बताइए कि बेंजीन जो है वो विद्युत का सुचालक है, कुचालक है? बताइए आधुनिक चर्म शोधन में कौन सी भारी धातु पाई जाती है? जो विषैली है? क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग केमिस्ट्री में अब अगले दिन चर्चा करेंगे। अगले दिन फिर नए नए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो PDF को प्रिंट आउट करके आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।